Hello and a warm welcome to Zunaira Azhar Official. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मेरा ख्याल है हम डिस्कस नहीं करते और उसकी बात बहुत ज़्यादा करते हैं वो है नैरेटिव। हर कोई नैरेटिव की बात करता है आजकल। इसी तरह सब पर्सपेक्टिव्स की भी बात करते हैं। नैरेटिव्स हों या पर्सपेक्टिव्स हों, अगर तो इनका ताल्लुक़ किसी रियलिटी से होगा तो ये एक्सेप्टेबल होते हैं। ये हो सकता है कि मेरी रियलिटी किसी और की रियलिटी से डिफरेंट हो, इसलिए वो पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट किसी को समझ आता हो, मुझे किसी और तरह समझ आता हो। लेकिन ये बात तय है कि जो रियलिटी में से निकले हुए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं या नैरेटिव्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी हकीकत होती है जिस पर सब एग्री करते हैं। पाक यूएस रिलेशनशिप मैं समझती हूँ एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है जिसके ऊपर जितने नैरेटिव्स पाकिस्तान में बने हैं, इंटरनेशनली बने हैं और जितने पर्सपेक्टिव्स क्रिएट किए गए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी, इंटरनेशनल ऑर्डर में भी। क्योंकि पाकिस्तान वन वे और दी अदर, मैंने इस पे पूरा एक वीलॉग किया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह हम रिवॉल्व करते रहे हैं टुवर्ड्स अमेरिका एंड अमेरिकन कैंप। और उस वीलॉग में मेरा फोकस ये था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्लॉड है। हमने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन का और अपनी रेलेवेंस का वैसे फ़ायदा नहीं उठाया जैसे हमें उठाना चाहिए था। लेकिन जो बाइडन का ये जो बयान सामने आया है, इसको अगर देखें तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन देता है। और इस परसेप्शन को मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ये दूसरी साइड है एक ही स्टोरी की जो डिस्कस होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड हैं बिटवीन प्रो अमेरिकन्स एंड एंटी अमेरिकन्स। एकेडेमिया में, फॉरेन पॉलिसी में, कहीं भी आप एक्सट्रीम साइड्स नहीं लें तो बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल लोग लेते हैं एक्सट्रीम साइड्स। आज मैं उस एक्सट्रीम साइड की बात करूंगी जिसकी बात बाइडन ने की है, प्रेसिडेंट बाइडन ने की है। जो लोग ये कह रहे हैं, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं, कि ये स्टेटमेंट बाइडन साहब ने अनऑफिशियल दी है, उनके लिए अर्ज़ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जब भी कोई बात करते हैं वो प्रेसिडेंशियल बात होती है, वो एक पॉलिसी बयान होता है। और ये उन्होंने कहाँ दिया है, अगर उसकी हकीकत आप देखें तो वो उन्होंने एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ डोनर्स के सामने लॉस एंजलिस में बात की है, जहाँ पर बाइडन ने बात करते करते अपना फोकस फॉरेन पॉलिसी की तरफ मोड़ा और साथ साथ यूएस को दुनिया में क्या थ्रेट्स हैं, दुनिया का इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और हमने यानी यूएस ने उससे कैसे निपटना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन क्या होगी, इस बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दी। जो लोग अमेरिकन सिस्टम को समझते हैं और जो नहीं भी समझते, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी डोनर ऑर्गेनाइजेशन के सामने बात करना, यानी कि पॉलिटिकली जो लोग वहाँ पे नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं, आपकी कैंपेन्स को फंड करते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन हो या आपके मिड टर्म इलेक्शंस हों, वो सारी लॉबीज़ जिनको थिंक टैंक्स भी कहते हैं और जिनको बड़ी अहमियत हासिल है वहाँ के इलेक्शंस में, उनके सामने कोई बात करने का तो डेफिनेटली मतलब ये है कि यू आर पिचिंग समथिंग फॉर कैंपेन्स इन द फ्यूचर। आप ये बता रहे हैं कि हम इस बेस पे अपनी नेक्स्ट कैंपेन रन करेंगे। तो ये कोई सादा बात नहीं थी, ना ये अनऑफिशियल बात थी। कहा उन्होंने क्या, उन्होंने वाइल डिस्कसिंग द थ्रेट्स टू द यूएस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज एंड न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन, कोहेजन के बगैर हैं हमारे पास जो हमारे जौहरी हथियार हैं। उर्दू में सादा ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म हैं। कुछ अर्सा पहले हमने ये भी सुना था कि हमारे न्यूक्स जो हैं वो तालिबान के हाथ में जा सकते हैं। हमने ये भी सुना कि हमने क्योंकि वी आर अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, तो ये किसी के भी हाथ में जा सकते हैं। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान का इस्लामिक होना, एक हम फर्स्ट मुस्लिम स्टेट हैं जो न्यूक्लियर भी है, तो ये खटकता है। दूसरा इस तरह का मुल्क जो कि शायद अनअनाउंस्ड वे में ये बता चुका है कि उसके पास क्या कुछ है, वो ईरान है। और ईरान के साथ यूएस क्या सलूक कर रहा है ये भी हमारे सामने है। तो समझने की बात यह है कि क्या बिफिटिंग या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यूएस को दिया गया कि नहीं दिया गया।
थोड़ा अर्सा पहले ये एक साइफ़र के मामले में डिमार्श दिया गया था और अभी तक वो साइफ़र जो है वो हमने कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। अब जो हुआ है उस पर क्या आप सिर्फ डिमार्श देंगे या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स देंगे, ये हमने अभी देखना है। बिकॉज़ ये गवर्नमेंट जब आई थी तो हमें बताया गया था कि आप गैप फिल करने लगे हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने पैदा कर दिया था बिटवीन अमेरिकन्स एंड पाकिस्तान। लेट्स सी, आगे चलते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आती है यूएस गवर्नमेंट की हर साल, 2022 की आई है और पिछले हफ्ते ही आई है। 48 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, इसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। अगर इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है तो फिर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस में सबसे पहले पाकिस्तान का डेंजरस होना एकदम कैसे आ गया। इसी तरह 2021 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन मुझे और आपको हम सबको पता है कि अमेरिकन इवैक्यूएशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान हमने कराई, सारी फैसिलिटेशन हमारी थी और सीमलेस अपने एक फ़ौजी के लॉस के बगैर जिस तरह यूएस यहाँ से गया है वो सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से गया है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो हम नहीं होते, लेकिन हमें यूज़ आप करते हैं और हम यूज़ होते हैं? दोनों कहानियाँ, दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन दुरुस्त हैं। इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट में जो सबसे अहम चैलेंज, और बाय द वे यही बात इस जगह पर इस डोनर कैंपेन में भी उन्होंने की है, वो ये है कि जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है यूएस को वो चाइना है। चाइना को कंटेन करना है। कंटेन करने का मतलब होता है कंट्रोल करना। हम सब जानते हैं कि इस वक्त ताइपाई में या ताइवान में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इट्स अ प्रोवोकेशन ऑफ वॉर। प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है चाइना को कि चाइना किसी तरह वॉर में इंगेज हो, और जो रेस्ट्रेंट है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। इसी तरह जो सबसे अहम बात मुझे उसमें पढ़ने को मिली वो ये है कि इसी किताब में रशिया और चाइना का जिक्र किया जो बाइडन ने, और बिल्कुल उसी तरह जिक्र किया जिस तरह कॉलिन पॉल और जॉर्ज बुश द जूनियर WMDs की बात करते थे इराक़ में। तो आपके अज़ाइम तो चेंज नहीं हुए, और अगर बकौल फॉरेन मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो के ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट थी तो वहाँ इस टाइप की स्टेटमेंट्स क्यों चल रही थी। तो मेरे ख्याल है कुछ सीखने की ज़रूरत है बिलावल भुट्टो को। एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखती हूँ। पाकिस्तान में अनकरीब बड़ा रिसेंटली आए हैं यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम। ऑफिशियल ट्रिप पे गए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, और उसको वहाँ जाके AJK कहा, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा। हम बड़े खुश हुए, हमारे कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ सियासतदान फॉरेन पॉलिसी की जीत भी इसको करार दे रहे थे कि जी देखिए उन्होंने वहाँ जाके आज़ाद का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन ये नहीं बताया कि बिकॉज़ रशिया और इंडिया का क्लोज़ होना इस वक्त बहुत अनकम्फर्टेबल कर रहा है यूएस को, ये उनको मैसेज दिया है कि अगर आप रशिया के करीब होना बंद नहीं करेंगे, उनसे आर्म्स ख़रीदना, उससे तेल ख़रीदना बंद नहीं करेंगे, तो हम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के करीब होके आपके कश्मीर के स्टांस को कमज़ोर करेंगे। सो ये हमारी फेवर नहीं थी। इट वाज अ डिप्लोमेटिक मनूवर फॉर इंडिया। उनको मैसेज दिया गया। आगे चलते हैं। इतने सालों में हिंदुत्व लीडरशिप चल रही है भारत में, आज तक एक बयान नहीं आया ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज़ पे, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है कोई बात नहीं हुई आज तक। ना ही इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कहीं इंडिया का इस पर्सपेक्टिव से जिक्र है कि उसको हमें कंट्रोल करने की या कंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो हिंदुत्व के अंडर प्रेशर आके एक ऐसी स्टेट बनता जा रहा है जो कल को अफ़गानिस्तान से डिफरेंट नहीं होगी। कहीं जिक्र नहीं है, तो वहाँ तो आप खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान के जौहरी हथियार आपको ठीक हाथों में भी नहीं लगते रहे, और अभी आपको लग रहा है विदाउट कोहेजन है वो। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा से लेके प्रेसिडेंट बाइडन तक अभी तक एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है, यानी रीजन का नाम ही चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चाइना को कंट्रोल करने के लिए। एशिया सब जानते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और चाइना उसकी एक उभरती हुई फोर्स है, एक हकीकत है। तो सेंट्रल एशिया और चाइना को कंट्रोल करने के लिए आपने उसका नाम ही बदल दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स में जो आगे आगे आप पढ़ेंगे
शायद जो क्लासिफाइड होंगे उनको आप 10 साल में पढ़ेंगे, उसमें आपको एशिया पैसिफिक लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इट विल बी इंडो पैसिफिक। और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं आपको बताऊं कि क्या लिखा हुआ है। इट्स मेन पर्पस इज़ टू कन्फ्रंट द राइजिंग पावर ऑफ चाइना एंड इंडिया ब्रॉट इनटू क्वेश्चन एज सम सॉर्ट ऑफ एन इक्वलाइजर, यानी चाइना के बराबर उसको इतनी बड़ी ताकत बनाना है जो उसको कन्फ्रंट कर सके। तो यहाँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है, उसके नेबर में उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है पाकिस्तान, वो एक मुस्लिम स्टेट है, वो भी न्यूक्लियर है। तो दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स में से जो न्यूक्स आपको कोहेसिव नहीं लग रहे या आपको मुनज़्ज़म नहीं लग रहे या महफूज नहीं लग रहे, वो सिर्फ पाकिस्तान के क्यों हैं, वो इंडिया के क्यों नहीं हैं? क्योंकि इंडिया की आपको रीजन में ज़रूरत है, इसलिए नहीं है। इस पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखते हुए अगर आगे चलें तो आप देखें कितने डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं अभी रिसेंट हिस्ट्री में इंडिया के साथ। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वेरियस डिफेंस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड द US, LEMOA, लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा, ये क्या है? कम्युनिकेशंस, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। उसके बाद आ जाए द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और ये सारे साइन हो चुके हैं। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द वेपन्स को यूज़ करने के लिए जो दो मुल्कों के आपस में ज़रूरी टेक्निकल एक्सचेंजेस होते हैं, ये सब वो हैं। विच मीन्स कि आप इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर ख़राब कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्स आपको पाकिस्तान के गलत लगते हैं। आगे चलिए। फर्दरमोर जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं उसमें क्वाड सबसे बड़ा है, उसमें इंडिया शामिल है। कौन कौन है उसके अलावा? US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ऑल दिस हैज़ रैमिफिकेशंस फॉर पाकिस्तान। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए थ्रेट कैसे नहीं है, और आपको फिर भी न्यूक्स हमारे गलत लग रहे हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब आप रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं बकौल आपके योर रिलेशंस विद पाकिस्तान, ये सब उस दौरान हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि गलती हमारी है, क्योंकि हम मुस्तकिल अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ओवर द हराइज़न, आपकी बात उसमें मानते जा रहे हैं। इसके अलावा जो करेक्टिव स्टेप्स आप ले रहे हैं वो सारे कॉस्मेटिक हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से आप आकर इस तरह मिलते हैं मुल्क में कि कोई पूछने वाला नहीं होता। सबको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इर्द गिर्द आपकी जो एक्सेस थी वो सारे पॉलिटिशियंस तक थी। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप किसी काम से US एम्बेसी चले जाएं, आप बाहर निकलेंगे तो आपको एजेंसियों के लोग पकड़ लेते हैं। क्यों गए थे, किससे मिले थे, कितनी देर मिले थे, और कहाँ ये लोग इस तरह फिर रहे हैं जिस तरह ये इन्हीं का मुल्क हो। तो कमज़ोरी दोनों तरफ है। ये जो सारी बातें मैंने इस वीलॉग में की हैं, क्या डिमाश एक सिंबॉलिक चीज़ है या एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस के तौर पे ये सारी बातें बिलावल भुट्टो को भी बतानी चाहिए, एम्बेसडर ब्लूम को बुला के, कि आप ये सब कर रहे हैं, और साथ आप हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो असल में हमने डिटेरेंस के तौर पे रखी हुई है, वो हमारा डिफेंस है अगेंस्ट इंडिया जो एक न्यूक्लियर राइवल है हमारा, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक डोनर कैंपेन में जिसने आगे जाके सुपर पैक्स का वर्ड याद रखिएगा, इसको पढ़िएगा। सुपर पैक्स वो बड़ी बड़ी लॉबीज़ होती हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को फंड करती हैं और कैंपेन्स रन करती हैं। उस जगह पे खड़े होकर ये बात करना, अगर इसको कोई अनऑफिशियल समझता है तो मुझे उस शख्स की अकल पे शक करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड में बिलावल भुट्टो को शायद ये भी बताना चाहिए था कि पूरी दुनिया में रशिया एंड नेटो बोथ आर होल्डिंग न्यूक्लियर ड्रिल्स। आप उनको तो नहीं रोक पा रहे। आप तो पूरा नेटो को सपोर्ट कर रहे हैं कि रशिया को क्रश करने के लिए अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी यूज़ करनी पड़ती है तो ज़रूर करें। आगे चलें। वी ऑल नो हाउ जोइश इज़ द वॉर अगेंस्ट रशिया। फिलिप गिरियाल्डी, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। वी ऑल नो ज़ेलेंस्की किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज्यूज़ के इंटरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, ज्यूज़ का अमेरिकन इकॉनमी में क्या रोल है, और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हम हैं।
जबकि आप जो ज़ायनिस्ट हैं, बाय द वे जो बाइडन डिक्लेयर्ड ज़ायनिस्ट हैं, आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जितने लोग शामिल हैं, दे हैव अ हिस्ट्री विद द ज्यूज़। तो मज़हब के बारे में बात करते हुए ज़रा अपने इस किरदार को भी, इस पर्सपेक्टिव को भी और नैरेटिव को भी देख लें। जो रशियन गैस लाइन है जो जर्मनी में आ रही है, नॉर्ड स्ट्रीम, उसको आपने जो सबोटाज किया है, उसके ऊपर जो बमबारी की है, उसको एनालाइज करते हुए लोग कह रहे हैं कि देयर विल बी अ शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रेड। ये तो आपने किया है, ये तो हमने नहीं किया। तो हम कैसे सबसे ज़्यादा डेंजरस कंट्री हो गए? और ये बात याद रखिए कि ये सारा रिस्पॉन्स हमारे फॉरेन ऑफिस और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जाना चाहिए। और हर बार जब हम ऐसा मौका खो देते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी की विंडो बंद करते हैं और एक दफ़ा फिर इन द वर्ड्स ऑफ शहबाज शरीफ बेगर्स बन जाते हैं। सो इट इज़ अ डिसाइसिव मोमेंट। somebody needs to talk like a true Pakistani to Americans and tell them कि ये जो प्रो इंडियन पॉलिसी है, इसमें आपको पाकिस्तान को कहाँ प्लेस करना है, दिस शुड बी डिस्कस्ड ऑन इक्वल टर्म्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।